अगर आप एक घुटने की तब्दीली हुई है और आप ये चाहते हैं कि घर के अंदर घुटने की तब्दीली के बाद कौन सी वर्जिशें करें, कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करें ताकि 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपकी रिकवरी बेहतर हो जाए। ये दिन रखिए, घुटने की तब्दीली के बाद सबसे अहम काम वर्जिशें हैं, फिजियोथेरेपी है। लोगों को अक्सर इसकी आगाही नहीं होती और हमने देखा है कि उसके बाद लोग अपना घुटना स्टिफ कर लेते हैं। ये जो प्रोटोकॉल होगा इस वीडियो के अंदर होम केयर प्रोटोकॉल में डिस्कस करूंगा, वो डॉक्टर एहसन शमीम लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन उनका है। ये दिन में किए जो रिहेबिलिटेशन होती है, जो फिजियोथेरेपी, थोड़ी बहुत वेरिएशन मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ होती है, लेकिन आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो 3 से 4 हफ्तों के अंदर नी रिप्लेसमेंट के बाद बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मरीज घर पे आ जाता है तो उसके माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए कि मुझे 4 से 5 इंतहाई बुनियादी एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज हम अपने पेट के पाँव अपनी तरफ खींचें और फिर नीचे लेके जाएं। ये नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। ये दिन देखिए, इसको एंकल पंप बोलते हैं और दोनों पाँव पे आइडली करना चाहिए। ऐसे भाई दोनों पाँव करके दिखाइए। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं कि 1 घंटे के अंदर कम से कम 40 से 50 दफ़ा ये पाँव ज़रूर हिलाएं। ये देखिए सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, सबसे आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा सेकंड हार्ट है, यहाँ पे कोई क्लॉट ना बन जाए। जो हमारी एज बढ़ती है, हमारे मसल वीक हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता है और सेकंड नी रिप्लेसमेंट के बाद कई दफ़ा ये देखा गया है क्लॉट बनता है और वो इंतहाई खतरनाक होता है, जो जानलेवा होता है। लोग इसको इग्नोर करते हैं। ये सबसे पहली लाइफ सेविंग एक्सरसाइज है। लिहाजा अगर आपकी फैमिली में माँ का, बाप का, किसी का भी नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो उनको इंकरेज करें कि भाई ये एक्सरसाइज वो लाजमी करना शुरू करते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज एंकल पंप्स होती है। नंबर 2 एक्सरसाइज होती है, वो हम ये कहते हैं पेशेंट से कि घुटने को वो नीचे दबाए। जब नी प्रेस करें तो उस वक्त उसके हिप पे कोई मूवमेंट ना हो और ये घुटने के नीचे गैप नहीं होना चाहिए। ये जो देखिए, इसको कहते हैं नी प्रेस डाउन। इसके अंदर फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट होते हैं। ये देखिए, दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ जी। हंसी पे छोड़िए, घुटने को नीचे दबाइए। इसमें कई दफ़ा कुछ लोग जो है हाथ रख देते हैं। अगर किसी की मरीज़ की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो और गैप ना बनो तो हमको उसको वैसे भी कर सकता है, लेकिन अगर घर का कोई फैमिली मेम्बर इस तरह हेल्प करे, घुटने को नीचे प्रेस करें। सी भाई प्रेस करिए और 5 तक काउंट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। हम अपने मरीजों को इनकरेज करते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा इस एक्सरसाइज को लाजमी दोहराएं, ताकि आपका फ्रंट थाई मसल जितनी जल्दी एक्टिवेट होगा, जितनी जल्दी स्ट्रांग होगा, आपके घुटने में से स्वेलिंग कम होगी, आपकी दर्द में भी कमी आएगी। नंबर 3, हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि पाँव आप सब खींचें, घुटना नीचे दबा दें, नी प्रेस करें। जैसे 3-4 दिन के बाद नॉर्मल मरीज घरों में आते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि पाँव खींचे, नी प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए सीधे। अभी देखिए टांग उठा रहे हैं, ये बिल्कुल एक सीधी तरीके से टांग उठा रहे हैं रॉड की तरह। हम कहते हैं वहाँ पे जाके 5 तक काउंट करें। 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन हर मरीज की स्ट्रेंथ ये नहीं होगी। ऐसे में हम अपने पेशेंट कर्ज करते हैं कि आप घुटने को नीचे प्रेस करें। कोई फैमिली मेंबर एड़ी के नीचे हाथ रखेगा और थोड़ा सा सहारा दे देगा, और सहारा देगा। लेट्स किसी को 50% सहारा चाहिए, किसी को 10% सहारा चाहिए, जितना सहारा चाहिए वहाँ तक लेके जाएं, और ताकि उसके मसल के अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए। जो मरीज अपना जोर लगाना शुरू कर देगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर वो अपनी टांग उठाने के काबिल हो जाता है। और जब ये टांग उठाएगा, कुछ मरीजों के अंदर वो कंप्लेन करेंगे मुझे दर्द हो रही है। देखिए, ये दर्द नी रिप्लेसमेंट के बाद नॉर्मल है। तो आइडियली जो पेशेंट बहुत दर्द में होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आधा घंटा पहले आप पेन किलर खा लें ताकि आपकी दर्द में कमी ला जाए। इस एक्सरसाइज को भी 10/2 रेपिटेशन, इनके 20 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम कम से कम करना चाहिए। नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दिन देखिए कुछ लोग हम देखते हैं कि उनके घुटने के अंदर बिफोर सर्जरी खम आ चुका होता है। आपने देखा है वो खम आता है, उसकी वजह से ये फ्लेक्शन कंट्रैक्चर बन चुका होता है। ऐसे में ये नंबर 4 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम कहते हैं पेशेंट को टांग को ऊपर उठाएं और वो नीचे को प्रेस करते हैं। नीचे प्रेस करिए सी भाई, नीचे प्रेस करिए, प्लीज़ प्रेस कीजिए। तो जब वो नीचे प्रेस करता है तो उससे उसका ये पीछे जो खम आया हुआ है, गोडे में कुब आया होता है, वो सेटल होना शुरू होता है। साइड बाय साइड उसका जो बैक साइड का मसल हैमस्ट्रिंग है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस तरीके से उसकी टांग सीधी हो जाती है। अगर नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर आपका ये फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट ना हो, घुटने में से खम ख़त्म ना हो, तो फिर आपकी जो दर्द होती है वो 3 माह, 6 माह, साल रह सकती है। लिहाजा रिहेबिलिटेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि टांग को बिल्कुल सीधा करना,
पेशेंट के घुटने में से हम निकालना पहले हफ्ते का ये गोल होता है। डॉक्टर एस एन शमीम इस बारे में बड़ी सख्ती करते हैं। ये इसी वजह से उनके पेशेंट की सक्सेस ज़्यादा होती है कि वो वीक टू वीक फॉलोअप के ऊपर अपने मरीजों को देखते हैं और ये चीज़ें चेक करते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट घर पे जा रहा है क्या वो इन चीज़ों का ख्याल रख रहा है। घुटने में नीचे प्रेस करिए। ये दिन में एक दफ़ा थोड़ा बता दूं कि जो हमारा फर्स्ट वीक का जब पेशेंट फॉलोअप पे आता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। घुटना दबाइए हंसी भाई, नीचे दबाइए कि जब वो नी प्रेस करे तो उसके घुटने के नीचे से हाथ नहीं गुजरना चाहिए, पहली चीज़। नंबर 2 हम ये चेक करना चाहते हैं, पाँव खींचे, घुटना दबाए, टांग को सीधा ऊपर उठाएं। ये डॉक्टर एस एन शमीम खुद देखते हैं कि मरीज़ जब टांग को उठा रहा है तो बिल्कुल सीधी एक राड की तरह उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। अगर आपके फर्स्ट वीक के ऊपर ये टारगेट मीट हो जाते हैं तो समझ लीजिए पेशेंट बहुत अच्छी रिकवरी के साथ गुजरा है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे सेकंड वीक का प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं। नाज़रीन ये जो सेकंड वीक का रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है, सबसे पहले उसके गोल्स एंड टारगेट्स सेट कर लेते हैं। सेकंड वीक के अंदर नी रिप्लेसमेंट को हम कहते हैं, पेशेंट को समझाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जब आप आपकी टांग मोड़ना शुरू करेंगे तो हम 0 to 70 डिग्री तक टांग लेके जाएं, यानी कि इतनी टांग मोड़ें कि आपका पाँव आराम से बेड के ऊपर लग जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये सेकंड वीक के लिहाज से 15 दिन तक जो टारगेट्स हैं ये अपने माइंड में बिठाना चाहिए। हाँ, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम 0 to 70 डिग्री टांग मुड़नी चाहिए। उसके लिए बहुत आसान है कि जैसे आपने फर्स्ट वीक के अंदर जो मेरी एक्सरसाइजेज हमको फॉलो करेंगे, लेकिन मैं क्विक गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि हो सकता है कि आप पास सिर्फ सेकंड पार्ट आए और आपको समझ आए। जो हमारा जो था फर्स्ट वीक का रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल था उसमें नंबर 1 एक्सरसाइज हमने पाँव हिलाना अप एंड डाउन 10/2 रेपिटेशन के साथ कहा था, दिन में से 3 से 4 दफ़ा। नंबर 2 मैंने कहा था घुटने को नीचे प्रेस करना है, प्रेस करें सी भाई, नीचे प्रेस करिए और जब प्रेस करें तो ये फ्रंट थाई मसल एक्टिवेट आपका हो, टाइटनेस आए, 10/2 रेपिटेशन के साथ। नंबर 3 भी मैंने कहा था घुटने को नीचे दबाएं, प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा उठाएं रॉड की तरह और वहाँ पे जाके 5 सेकंड का होल्ड करें 10/2 रेपिटेशन के साथ। एंड नंबर 3 मैंने कहा था कि आपको नंबर 4 सॉरी मैंने कहा था कि नीचे प्रेस करें तो टांग को इस तरह से प्रेस करें कि टांग बिल्कुल सीधी लगे। तो ये आपकी 4 एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के अंदर हमने करवाई थी। अब आ जाते हैं नी बेंडिंग। नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा अगर दुनिया के अंदर परेशानी देखी जाए तो वो नी रिप्लेसमेंट का नी बेंडिंग है। अक्सर लोग 5 साल 10 साल तक इसी बात में चक्करों में पड़े रहते हैं, भाई नी रिप्लेसमेंट नी बेंडिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने पिछले 21 सालों में 3000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट देखे हैं। अगर पेशेंट सही तैयार हो और बिफोर सर्जरी वो फिजियोथेरेपी करता रहे, वर्जिशें करता रहे, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वर्जिशें इससे मुतल्लिका हैं, तो उससे मसल्स के स्ट्रांग होंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी और राइट टाइम पर डिसीजन लेगा तो कुछ भी नहीं होता। जैसे हसीब साहब के केस में भी देखेंगे कि हम इनकी नी बेंडिंग स्टार्ट कर दें कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले उसकी नंबर 1 एक्सरसाइज जो नी बेंडिंग की होती है वहाँ हम कहते हैं पेशेंट टांग को मोड़ के दिखाएं। ये पेशेंट टांग मोड़ते हैं ऐसे कंफर्टेबली, जितनी उससे मुड़ती है हम कहते हैं वापस ले जाएं, आप आराम आराम से टांग को मोड़ते जाएं। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं, आपको डर है कि भाई पता नहीं कितनी दर्द होगी, आप उसे आधा घंटा पहले पेन किलर खा सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न बात नहीं है। हम कहते नी बेंडिंग करें, सीधा करें 10/2 रेपिटेशन साथ। अब हमें लगता है कि हसीब भाई इतनी टांग मोड़ पा रहे हैं आराम से, ये हमारे माइंड में आ गया। अब हम इसमें एक्टिव असिस्टेड नी बेंडिंग, एक हाथ एग्जैक्टली ये देखिए एल्बो ये नी के नीचे में रखा और हल्का सा किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे होता है कि पेशेंट की टॉलरेंस का ख्याल रखा जाता है कि पेशेंट का आ जाते हुए आपने बताना है कि कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं और साइड बाय साइड हमारा ध्यान घुटने के ऊपर होता है कि भाई वूंड ब्लीड तो नहीं करता और जेंटली सा हम इसको पुश कर देते हैं। ये इस तरीके से आप हील स्लाइड करते करते आराम से नी बेंडिंग कर सकते हैं। फिर नी बेंडिंग करके दिखाइए सी भाई, करिए प्लीज़ और थोड़ा सा करिए। तो ये आपकी नंबर 2 टेक्निक है नी बेंड को बेहतर करने वाली। नंबर 3 टेक्निक के अंदर आप ये चाहते हैं कि जब फिजियोथेरेपिस्ट आता है, घबराते हैं कि भाई कितनी पेन होती है, हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं आप खुद अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी फिजियोथेरेपी से दर्द भी कम होगी। हमारी खवातीन खासकर वो बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी माहौल में चली जाती हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं भाई रेगुलर एक्सरसाइज करें, वो कहती पुत्र मेरे को हो ही नहीं एक्सरसाइज, एंड दैट इज़ वेरी टेरेबल पार्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमें ये समझना है कि अगर नी रिप्लेसमेंट को कामयाब बनाना है तो यहाँ पे अच्छी सर्जरी बड़ी ज़रूरत है, उसी तरह से अच्छी फिजियोथेरेपी बड़ी ज़रूरी है। उसमें सबसे ज़्यादा रोल मरीज़ का अपना होता है, फैमिली का होता है। फैमिली को बार बार इंकरेज करे कि भाई एक्सरसाइज तो करना ज़रूरी है, वो एक लाजमी पार्ट है, जैसे दवाई खाना ज़रूरी है इस तरह फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये वाले नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर आप बिल्कुल टेक लगा लें बेड के साथ और दोनों हाथ इसी पे आगे बैठिए प्लीज़। अब दोनों हाथ अपनी थाई के नीचे रखें, टांग को मोड़िए और ये देखिए आपकी टॉलरेंस में होता है, इसमें कोई किसी को पुश करने की जरूरत नहीं होती। अपनी टॉलरेंस में रहते थोड़ा और सी भाई खींचे ना और खींचे और खींचे और खींचे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मिलीमीटर बाय मिलीमीटर
थोड़ा सा पाँव को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। जो पाँव आगे जाता जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी नी बेंडिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो ये 3 सिंपल एक्सरसाइजेज आप बेड के ऊपर लेट के कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों का नी बहुत स्टिफ होता है, उसके लिए मेरी लैदा से बहुत सी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं जिनकी नी स्टिफ हैं, उनको कैसे डील करना है। लेकिन 90 से 95% केसेस के अंदर बहुत सिंपल अप्रोच है, जो यही अप्रोच है पूरी दुनिया के अंदर फॉलो की जाती है। तो 3 टेक्निक नी बेंडिंग की हमने लेट के कर दी है, 2 टेक्निक मैं आपको फर्दर ऐड करूंगा। एक टेक्निक बेड के एज पे बैठ के है और एक कुर्सी पे बैठ के। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, आप बेड के एज पे आराम से बैठ जाए और आपकी टांग बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने टांग को बेंड करना हील स्लाइड के साथ, बेंड करते जाएं हील स्लाइड के साथ, और बेंड करें और बेंड करें और बेंड करें, और फिर आराम से वापस ले जाएं। मेक श्योर करें जब टांग वापस जा रही हो तो उसको फंसनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर वापस लेके आए, तो इसलिए कोशिश करें कि कारपेट ना हो, ज़मीन सीधी हो, फर्श हो, उसके ऊपर आराम से पाँव स्लाइड हो जाता है। अगर किसी भी वजह से आपको लगे कि आपका पाँव फंस रहा है तो दूसरे पाँव के सहारे के साथ इस टांग को आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दर्द नहीं होनी चाहिए। अभी देखें, बहुत आसान टेक्निक है। आप इसी में थोड़ा और पीछे हो जाएं प्लीज़, और पीछे हो जाएं प्लीज़, ठीक है। अब देखा, पाँव और पीछे ले जाएं तो रफली ये 90 डिग्री पे टांग को आराम से मोड़ें। इसमें थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन कई दफ़ा करवाता हूँ। अगर आपको बैक का मसला नहीं है, आपको लगता है ये मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो फिर इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कि हम इसी के अंदर थोड़ा सा भी आगे हो जाइए प्लीज़। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। थोड़ा सा आगे हो जाइए, थोड़ा सा नहीं आगे को, हल्का सा आगे हो। हाँ ठीक से ही जा रहे हैं, और आगे हो जाए हल्का सा। इसके अंदर फिर हम पेशेंट कहते हैं आप बिल्कुल बेड पे जाके इस तरह से ही लेट जाए, ऐसे भी आराम से लेटिएगा पीछे को, और नहीं ऊपर नहीं जाना, लेट जाना, बस सिंपल लेटिएगा बस। अच्छा, अब ये देखें, जब आप पेशेंट लेटता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो मसल टाइट हुए थे वो रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद उसको अपना नी भी नज़र नहीं आ रहा, वो कंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है कि हम आराम से लेटा हुआ है और हल्का हल्का टांग को वो बेंड भी कर रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को घुटने को देख के डर लगता है, जिनको ये डर लगता है कि पता नहीं कितनी दर्द हो जाएगी, वो आराम से 5 मिनट 60 मिनट दिन में 3 से 4 दफ़ा ऐसा लेटेंगे, आराम से आपकी टांग 90 डिग्री मुड़ जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए, उन मर्दों के लिए जिनको घुटने की दर्द से बहुत डर लगता है कि भाई मेरी टांग कैसे मुड़ेगी। तो ये करिए, आपकी टांग बड़ी आसानी से मुड़ जाएगी। नंबर 5 जो टेक्निक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जब आपका सेकंड वीक हो जाता है तो हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि आपने खाना पीना, चाय नाश्ता, हर चीज़ प्रॉपर बाजू वाली कुर्सी पे बैठ के करना होता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपराइट होते हैं, आपके लंग्स क्लियर होते हैं, आपका अनड्यू स्ट्रेस जो होता है वो बॉडी के ऊपर नहीं पड़ा। इस टेक्निक के अंदर आप बैठ के बड़े आराम से अपनी नी बेंडिंग, देखिए आप ये बैठे हुए रफली 70-80 टांग आराम से मुड़ी हुई है। इसी के अंदर हम ये कहते हैं आप टांग को सीधा उठाएं, सीधे टांग को उठाएं ऊपर, और वहाँ पे जाके 5 तक काउंट कर लें, ठीक है। इससे आपकी जो फ्रंट थाई मसल हैं वो स्ट्रांग होते हैं। साइड बाय साइड नी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जाएं और पीछे भी बेंड करते जाएं। लेकिन जब ये चीज़ करें तो झटके ना मारें। कई दफ़ा हम लोग देखते हैं बेचारों से हो रही है, वो झटका मारते हैं और उससे कई दफ़ा जो पटल्ला है वो डिसलोकेट कर जाती है। तो ये इस प्रिकॉशन ख्याल रखना है कि आपने जब ये करनी है मूवमेंट, बड़ी स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, कोई चीज़ फंसनी नहीं चाहिए, कोई लॉक नहीं होना चाहिए। तो आराम आराम से इस तरह से नीचे लेके, अब जब आपका पाँव ज़मीन पे लग जाए तो फिर आराम से टांग को पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं एज पर टॉलरेंस होगा। अच्छा, इसी के अंदर हम थर्ड वीक के प्रोटोकॉल की भी बेंडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको लगा यार इतनी मेरे आराम से हो गई है, ठीक है, अब मैं इसको कैसे फर्दर बढ़ाऊं, उसमें फिर ये टेक्निक आती है। मैं अभी इन पे नहीं करता, मैं खुद करके बता देता हूं क्योंकि अभी इनका सेकंड वीक है। अभी देखिए, ये बैठे हुए हैं, आपकी नी यहाँ तक पहुँच गई। अब इसमें 2-3 बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं। अब यहाँ बैठे बैठे ही थोड़ा सा अपने हाथों के साथ आगे आएंगे, पाँव वही रहेगा, तो आपकी नी बेंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। थोड़ा पाँव आगे आएगा, ऐसे आप हिप से स्लाइड करें, थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नी बेंडिंग इस तरह से बढ़ जाएगी। एक तो ये टेक्निक होगी, और दूसरा आप एज पे भी आके आराम से इस तरह के पाँव स्लाइड करते हुए आराम से ये देखेंगे आपकी नी बेंडिंग बढ़ जाएगी। तो अगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो बड़ी आसानी से आप अपनी नी बेंडिंग को आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं जहाँ पे हम थर्ड वीक का रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल डिस्कस कर लेते हैं और चंद फर्दर टिप्स भी होंगे इसके अंदर। थर्ड वीक के ऊपर जो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है मोर एंड लेस सेकंड वीक जैसा ही होता है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आती, सिर्फ गोल चेंज होता है। गोल ये चेंज होता है कि हमने कोशिश करनी होती है कि पूरी टांग को मोड़ दें, पिंडली को रान के साथ लग जाना चाहिए। आइडियली जब आपकी पिंडली रान के साथ मिलती है यूं करके नाचती, तो ये ज़रूर रखिए कि 120 डिग्री टांग मुड़ जाती है, और ये इस स्टेज के ऊपर मोर देन सफिशिएंट होता है। ये सफिशिएंट है कि इतनी टांग मुड़ जाए, लेकिन कम अज़ कम जो आपकी टांग मुड़नी चाहिए वो 90 डिग्री मुड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम उठते बैठते हैं तो हमें 90 डिग्री रिक्वायर्ड होता है। अगर 90 डिग्री से कम टांग आपकी मुड़ रही है, इसका मतलब कि आप अंडर रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट आपके नहीं आए। तो इसलिए मेहनत करके
आइडियली 90 तक पहुँचे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हर मरीज़ में आ भी जाए। 5 से 10% पेशेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके नी बहुत स्टिफ होते हैं, वो 60 टार्म मोड़ेंगे, 70 मोड़ेंगे, लेकिन अगर वो मेहनत करते रहते हैं तो वो यूजुअली हमने देखा है कि कोई 1.5 महीने में अपने रिजल्ट अचीव कर लेता है, कोई 3 माह में अपने रिजल्ट अचीव कर लेता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ये ध्यान रखिए, किसी तरीके से बकाया सारी एक्सरसाइज वही रहेंगी, नी बेंडिंग को भी इंप्रूव करने के लिए वही एक्सरसाइज जो मैं सेकंड वीक में डिस्कस किया है, आहिस्ता आहिस्ता फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी मेहनत करेगा, आप मेहनत करेंगे तो बड़े आराम से ये टांग आपकी भी थर्ड वीक में मुड़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नी रिप्लेसमेंट के ऊपर या घुटने की तब्दीली के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपने घुटने की तब्दीली करवाई या आपका नी फ्रैक्चर हुआ या नी की कोई भी सर्जरी हुई, उसके बाद आपका घुटना स्टिफ हो गया, अब ये चाहते हैं कि घुटने की स्टिफनेस खत्म कर सकें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपने ACL रिकंस्ट्रक्शन करवाया है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि ACL के बाद कौन सी रिहेबिलिटेशन करें, तो फिर आप ये हमारी वीडियो देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।